में से कोई बता सकता है कि सपोर्ट ग्रुप मीटिंग हम क्यों रखते हैं? मोटिवेशन जोर से प्लीज। मोटिवेशन मोटिवेशन टू whom? Dr. Manish Motwani, that is those who have undergone surgery. Yeah. So how does it get motivated? Rohit, can you start this and give me please? Yeah, how do you get motivated? enjoying and following the diet also. Enjoying and following the diet. also. Yeah. Okay, seeing each other losing weight and looking good. sharing our thoughts, हाँ जी, sharing experiences. Jayesh bhai, perfect. And healthy life. So why do you require all these things? Why do you require all these things? क्या और कोई सर्जरी के बाद में you require all these things? सपोज किसी ने अपेंडिक्स ऑपरेट किया है, किसी ने हर्निया ऑपरेट किया, तो उसके बाद में क्या ऐसे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स की जरूरत पड़ती है? Sir, to look beautiful. Making the feelings of celebrity. Okay. To look beautiful. To live healthy. So दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। क्या हम सब इससे सहमत हैं? I'll be speaking in Hindi, English, Marathi, Gujarati. What do you all want? Hindi, Everybody understand. Hindi. All of us Hindi. ठीक है। So मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। क्या हम सब इससे सहमत हैं? Yes. तो मेरा एक स्टेटमेंट क्या होता है जब भी आप मेरे पास कंसल्टिंग में आते हैं? मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है और हर मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। Am I right? हर मेडिकल प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। मोटापा के हर ग्रेड, एवरी स्टेज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे का हर ग्रेड एक अलग प्रॉब्लम है और हर ग्रेड की एक अलग ट्रीटमेंट होती है। सो सिर्फ सर्जरी हर स्टेज की सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो स्टेज में सर्जरी जरूरी होती है वो स्टेज में सर्जरी छोड़ के कोई और इलाज नहीं हो सकता है। Are you all in agreement to what I am saying? Yes. And has that made a difference in your life? yes, Very much. Do you feel good? Do you feel better? Yeah. So one of the commonest medical problems, एक सबसे बड़े में बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम जो मोटापे से आता है वो होता है ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस मतलब क्या? सांस लेने में तकलीफ। कोई यहाँ पे उठ के बता सकता है कि सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? Come on, this is a test. Yes, आंचल। हाथ ऊपर करके। हाँ आंचल बोलिए। Can someone give a mic to आंचल? You have another mic there, no? Yeah. Hello everyone. What I feel is the oxygen level which is required by the heart to pump the blood, that doesn't reach. That is why that's one reason of breathlessness, and the lungs don't expand to the full capacity. Fantastic, Anchal. So a big round of applause for Anchal. But एक सिंपल वे से अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो आज आपके बॉडी का वेट होना चाहिए 70 किलो और अगर आप पहुंच गए हो 110 किलो पे, मतलब आपके बॉडी में 40 केजीज का फैट एक्स्ट्रा है। तो आपकी हार्ट जिसकी कैपेसिटी है 70 किलो को ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाना, आज वो 110 किलो को ब्लड पहुंचा रही है। मतलब द हार्ट इज फंक्शनिंग एटलीस्ट 1.5 और 2 टाइम्स। अगर आपके लंग्स की कैपेसिटी है 70 किलो को ऑक्सीजन पहुंचाना, आज वो अगर 110 किलो को पहुंचा रही है तो ऑलरेडी इवन एट रेस्टिंग फेज, जब भी आप कुछ नहीं कर रहे तो वो 1.5 गुना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जब भी रेस्टिंग फेज में ही हार्ट और लंग्स डबल काम करते हैं तो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आने दीजिए, जैसे सीढ़ी चढ़ना, थोड़ा फास्ट चलना, थोड़ा ज्यादा घूमना, तो आपके हार्ट और लंग्स बोलते हैं बस इससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकती और आपको ब्रेथलेसनेस फील होने को चालू होता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और जैसे वजन कम हुआ, क्या आप लोग ने अपनी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती हुई देखी है? रुशील, हैव यू सीन दैट? 100%. You feel that now you can work more. Pradeep, do you feel आपका अभी डे टू डे एक्टिविटी बढ़ रही है? सुचित्रा, बेला, सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस, दैट दिन के टाइम में ब्रेथलेसनेस को हम ये रीजन दे सकते हैं। रात के टाइम पे क्या आपको ब्रेथलेसनेस होता है? रात के टाइम पे किसी को ब्रेथलेसनेस होता है? मोटापे की वजह से रात के टाइम पे ब्रेथलेसनेस होता है? होता है। While sleeping. स्नोरिंग, खराटे,
कोई बता सकता है कि रात को खराटे क्यों होते हैं? कम ऑन, दिस इज अ टेस्ट। मैंने ऐसे ही 1-1, 2-2 घंटे ओपीडी में नहीं वेस्ट किया आप लोग के साथ। हु इज गोइंग टू से? नहीं मिल रहा है, आप उठते हो, आप थोड़ा उठ के बैठेंगे, आप उठ के बैठेंगे और आप थोड़ी सांस लेंगे, आपको लगेगा मैं क्यों रात को उठाऊं, आप जाके शायद यूरिन पास करके आएंगे एंड देन यू विल फील सेटिस्फाइड और फिर आप वापस सोने चले जाएंगे। तो रात को ब्रेन को दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है रेस्ट। शुरू शुरू में आप रात को नींद से उठेंगे तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा आपको 1 बार 2 बार, लेकिन रेस्ट कहां मिली ब्रेन को, जो 6 से 7 घंटा हमें चाहिए। तो ब्रेन दिन में आपको बैठे बैठे सुला डालता है, जिसे कहते हैं डे टाइम ड्राउजीनेस। सो ओबेसिटी से ये दो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एक दिन के टाइम पे जो आपको ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसका रीजन हमने आपको बताया, जो हार्ट और लंग्स में प्रेशर आता है, और रात को बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपका ऑपरेशन हो जाता है या आपका वजन कम हो जाता है, विद इन 3 to 4 वीक्स
आपके पार्टनर ने स्नोरिंग की वजह से जो सोचा था कि आपको डाइवोर्स देंगे, उनके मन से वो दिमाग से ख्याल ही निकल जाता है। आई डोंट नो वेदर आप लोग को मालूम है कि यूएस में सबसे बड़े में बड़ा कारण डाइवोर्स का है स्नोरिंग। नो आई एम नॉट जोकिंग, प्लीज गूगल करके देखिए। यूएस में सबसे बड़े में बड़ा रीजन है स्नोरिंग। उनको चेंज चाहिए वो अलग चीज होती है, लेकिन स्नोरिंग सबसे बड़े में बड़ा रीजन है। तो अगर आपका 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में 90% पेशेंट्स का स्नोरिंग निकल जाता है, आप रात को 6 से 7 घंटा सो सकते हो, और साथ में योर ब्रेन इज अलर्ट ऑल द टाइम। आपको ये जान के हैरत होगी कि हमारे हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर लोधी का मिनिमम 200 to 250 पेशेंट्स हैव कम एंड गॉट ऑपरेटेड फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी आफ्टर हैविंग एक्सीडेंट्स ड्यू टू स्लीप एपनिया। डॉक्टर सुरेश, दे हैव एक्सीडेंट्स, डे टाइम ड्राउजीनेस, सिग्नल पे सडनली ब्रेक से पांव छूट गया, एक्सीलेटर दब गया, एक्सीडेंट करके आए। नॉट 1 or 2, इट्स वेरी कॉमन। मोर देन 200 to 250 पेशेंट्स हैव कम आफ्टर एक्सीडेंट। सो डे टाइम ड्राउजीनेस होता है क्योंकि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलती है। So breathlessness is one of the most common problems that happens because of obesity, and we are very happy to say, and you all are all witness over here, कि मोटापा कम होता है, हार्ट और लंग्स पे प्रेशर कम होती है, हमारे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंड इट्स लिटरली अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। सो आई डिडंट वांट टू हैव एनी स्लाइड्स टुडे, लेकिन दिस इज ऑन ओके, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट एवरीवन शुड नो। मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और हर मेडिकल प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और ये साइंटिफिक सॉल्यूशन होता है एज पर ग्रेडिंग। वो ग्रेडिंग हम करते हैं एज पर बीएमआई। बीएमआई मतलब क्या? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या? मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन। क्यों जरूरी है? अगर हम वेट कम करना चाहते हैं तो हाइट को क्यों बीच में लाना है? अगर हम वेट कम करना चाहते हैं तो हाइट को क्यों बीच में लाना है? सिर्फ वेट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही वेट के लिए 2 प्रकार की ट्रीटमेंट हो सकती है। समझो एक पेशेंट है 80 किलो और 5 फीट हाइट है। 80 किलो पेशेंट, 5 फीट हाइट, मतलब शायद 30 किलो वजन ज्यादा है, शायद बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़े। बट वहीं पे एक दूसरा पेशेंट है जो 80 किलो हाइट है और 6 फीट, 80 किलो वेट है और 6 फीट हाइट है। 6 फीट के लिए 80 किलो नॉर्मल है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ वेट एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, ना ऐसा क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट सिर्फ 100 किलो पहुंच गया तो ही ऑपरेशन की जरूरत है। ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है, और ये रिलेटिव टर्म के हिसाब से जब एक पेशेंट का बीएमआई 25 से कम होता है उसे नॉर्मल वेट कहा जाता है। जब पेशेंट का बीएमआई 25 से 30 होता है उसे ओवरवेट कहा जाता है। जब 30 से 35 होता है ग्रेड 1 ओबेसिटी, 35 से 40 ग्रेड 2 ओबेसिटी, एंड 40 के ऊपर हो तो ग्रेड 3 ओबेसिटी। बाहर हमने आप लोग का बीएमआई करवाया, क्या सब लोग ने बीएमआई चेक किया है अपना? नहीं, बहुत जनों का बाकी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप प्लीज बीएमआई चेक करके फिर ही यहां से जाइएगा आफ्टर द सेशन इज ओवर, बिकॉज द रूल इन बेरियाट्रिक सर्जरी इज, और द साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज, जिसका बीएमआई 30 से कम, ट्रीटमेंट इज नो सर्जरी। बट जिसका बीएमआई 30 से ऊपर, उन्हें हम एडवाइस करते हैं सर्जरी। बट जिसका बीएमआई 32 से ऊपर होता है उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ओनली बेरियाट्रिक सर्जरी। बिकॉज जैसे आपका बीएमआई बढ़ता है, साथ में मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ने चालू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीएमआई 25 से कम है एंड आपको 4% चांसेस, 4% चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज, जैसे आपका बीएमआई 40 के ऊपर हो जाता है तो देयर आर 26% चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज, मतलब 6 times हायर। When you have BMI less than 25, you have got 16% chances of getting high blood pressure. But when the BMI is more than 40, 51% chances of getting high blood pressure. That means it's a 3 times rise. But सबसे अलार्मिंग चीज ये है, जो शायद आप लोगों को मालूम ना भी हो, कि मोटापे से 17 प्रकार के कैंसर्स होते हैं। मोटापे से 17 प्रकार के कैंसर्स होते हैं, और जब आपका BMI 25 से कम है एंड यू हैव गॉट 3% चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर, तो जब बीएमआई हमारा 40 के ऊपर हो जाता है, यू हैव गॉट 52% चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि मोटापे को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, और जब मोटापा आता है उसे एक बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम समझिए। अजय प्लीज, बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम समझिए और उसको साइंटिफिक मैनर में ट्रीट करना चाहिए।
और लेस देन 30 BMI को हम ऑपरेट नहीं करते हैं, मोर देन 30 BMI को ऑपरेशन किए बगैर हम छोड़ते ही नहीं है। और वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर देयर, बट व्हेन द पेशेंट इज लेसर BMI, ट्रीटमेंट होता है डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस। थोड़ा ज्यादा BMI होता है तो एक्सरसाइज, जिम, फिजिकल ट्रेनिंग, वी स्टार्ट मेडिकेशंस। बट वो ऊपर की जो कैटेगरी है जहां पे BMI आपका 30 के ऊपर चले जाता है या 30 के ऊपर चले जाता है, तो ट्रीटमेंट रिमेन्स ओनली बेरियाट्रिक सर्जरी। Is this very clear to everyone? Absolutely clear. And various types of bariatric surgeries which are seen are, the commonest ones are these three, which is sleeve gastrectomy, mini gastric bypass, and gastric bypass. We have got two noted diabetologists with us. We have with us doctors who are with more than 25 to 30 years of experience. I would request Dr. Suresh Purohit and Dr. Lotika Purohit to kindly rise and get acknowledged. Please, doctor. So we have with us a fantastic speaker today, Dr. Lotika Purohit, who is a doctor who's working in the field of diabetes. This husband-wife combination would have treated not less than 1 lakh of patients till date. And they are practicing in Cuff Parade area. And she, Dr. Lotika, who's our speaker today, has done some amazing work in the field of diabetes. Practicing since past 26 to 30 years. She is the head of various organizations. She is the treasurer in various organizations, and she is working at national level. They were just telling me एक interaction में अभी थोड़ी देर पहले कि around a year or two back, when was that they had carried out a project in which they had treated 1 million people का diabetes checkup उन्होंने all over the country करवाया था. So we are very happy to have Dr. Lotika and Dr. Suresh with us. Thank you, doctor. And she is going to be addressing us because हमारे लोगों में एक चीज क्या हो जाती है कि हम अगर कहते हैं ऑपरेशन के पहले, कैन वी प्लीज क्लोज द डोर, हम अगर कहते हैं ऑपरेशन के पहले कि 95 to 98% पेशेंट्स में डायबिटीज चले जाएगा, तो हमारे पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद में बोलने के बावजूद डायबिटीज की दवाइयां बंद कर डालते हैं कि आज डॉक्टर मोटवानी आए, उन्होंने कुछ तो जादू कर लिया और एक दिन में डायबिटीज गुम हो गया. सो दिस इज नॉट द वे. दिस इज वॉट वी ऑलवेज बिलीव दैट कोई भी ट्रीटमेंट हमेशा सुपरवाइज ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और वो सुपरवाइज ट्रीटमेंट होती है ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पेशलिस्ट. सो इवन व्हेन वी हैव अ पेशेंट हु हैज अंडरगॉन बेरियाट्रिक सर्जरी, हमारा काम ये रहता है कि हम वो पेशेंट को वापस वही डायबिटोलॉजिस्ट के हाथ में भेजते हैं, जहां पे वो डायबिटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि उनका कैसे डायबिटीज की मेडिसिन कम करनी है या बंद करनी है, और उसके साथ में कैसे रेगुलर फॉलोअप करना है, जैसे उनकी मदद से हम ये देखें कि ये पेशेंट को वापस डायबिटीज नहीं आना चाहिए. सो डॉक्टर सुरेश, इन आवर प्रैक्टिस दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. जैसे आपने मुझे शाहरुख खान का बताया, अगर शाहरुख खान लॉजिस्टिक्स खेलेगा तो वो अपना काम कभी करेगा. सो हम हमारी फील्ड में हमारा काम करते हैं. यस, ड्यूरिंग दैट फेज इन द हॉस्पिटल हमारे डायबिटोलॉजिस्ट देखते हैं, बट वी हैंड ओवर द पेशेंट टू दैट डायबिटोलॉजिस्ट, जैसे उनका डायबिटोलॉजिस्ट डिसाइड करे what is the right time for the diabetes medicines to stop or decrease and how it can be taken care for years and years to come. So friends, breathlessness के बारे में तो आप जान गए, लेकिन अब हमारे बीच में है डॉक्टर लोतिका पुरोहित, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ शब्द कहे, and she is here today to guide us, madam, on what can be done and how diabetes can be taken care of. जैसे हमें लंबे टाइम के लिए डायबिटीज नहीं आए, क्योंकि एक चीज कही गई है, अगर आप डायबिटीज को शरीर से 5 साल दूर करेंगे तो आप डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को 25 साल दूर कर रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे लाइफ का सबसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जो डायबिटीज है, हम उसे कैसे अवॉइड करें, हम उसे कैसे दूर करें और लंबे टाइम के लिए दूर करें. तो हियर आई इनवाइट अमंग्स्ट अस डॉक्टर लोतिका पुरोहित, who is going to tell us something more about how to take care of obesity and diabetes. Thank you. Thank you so much, Dr. So, thank you very much at the outset for inviting me to speak with this audience. So first, let's start with how many of y'all are diabetic, or how many of y'all were diabetic before surgery? Okay, fine. Huh? Hindi, हाँ. yes, Hindi of course. तो आप में से कितने लोग थे जिनको डायबिटीज था पहले?
हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है। और कितने थे जिनकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई सर्जरी के बाद में? ओके, वेरी गुड। एंड कितने दिन लगे थे अप्रोक्सीमेटली? In my case, it is less than 1 month. It is less than 1 month. 1 month। आपके? Mine also, I think at the hospital only it had come under. ओके। और किसी को? 6 months ना? हाँ, ओके। और कोई है जो बोलना चाहता है? हाँ, 6 month 6 मंथ लगे थे। 6 मंथ लगे थे ना। तो क्या होता है कि डायबिटीज एक सिर्फ अक्षर है, हर एक का डायबिटीज या ब्लड शुगर या बीमारी जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए उसमें अप्रोच थोड़ा अलग है। जैसे आपने कहा कि 1 महीना लगा, आपने बोला तो हॉस्पिटल में ही हो गया आपका कंट्रोल, आपने बोला 6 महीने, तो इसलिए इट इज नॉट वन साइज दैट फिट्स ऑल। वो डिपेंड करता है कि पहले आपकी डायबिटीज कैसी थी। पहले तो डायबिटीज जो होती है वो कई बरसों से होती है, जो मतलब किसी को 10 साल होंगे, 5 साल होंगे, शायद 20 साल भी होंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा वो डिफरेंस रहता है। दूसरी बात, डायबिटीज में जो चिंता करने की बात है वो है कॉम्प्लिकेशंस। जैसे डॉक्टर मनीष ने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज से। तो डायबिटीज में कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ सुना है आपने? बोल। किडनी प्रॉब्लम होता है, यस, और न्यूरोपैथी, हाँ ठीक है, बोन्स का। सो मेन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो जैसे हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरों में जैसे गैंग्रीन वगैरह भी सुना होगा किसी को हुआ है। सिमिलरली आईज, आंखों की रोशनी चली जाती है रेटिनोपैथी की वजह से, हार्ट अटैक जल्दी हो जाते हैं। न्यूरोपैथी जैसे नस में कुछ सेंसेशंस भी नहीं रहते हैं, सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, उसकी वजह से डायबिटिक फुट, गैंग्रीन वगैरह हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम ब्लड शुगर इसीलिए कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस डिले या अवॉइड हो जाए जितना हो सके। तो क्योंकि अगर डायबिटीज है तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, बट किसी को मालूम नहीं है कि कितने साल में हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात जो है वो मोटापा की वजह से डायबिटीज होती है या डायबिटीज की वजह से मोटापा होता है? वाइस वर्सा होता है, हाँ? विशियस सर्कल। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? रिसर्च करने वाला सब्जेक्ट है। So people who are overweight are more tend to get yes the people who are over, जो जिसको मोटापा है डेफिनेटली वो उनको डायबिटीज की डायग्नोसिस होने को ज्यादा जल्दी चांसेस है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जो वेट है 70 होना चाहिए, 100 है, 120 है, BMI 40 के ऊपर है, तो उसमें क्या जो बॉडी का फंक्शनिंग जो होता है, अभी आप सोचो ये रूम है, हम लोग कितने 100 लोग बैठे हैं, राइट? अगर इसमें 500 लोग हो जाएंगे तो कैसे होगा? बहुत मतलब टाइट हो जाएगा, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे जैसे विरार फास्ट में ऐसे कुछ होता है। तो उस हिसाब से सेम वे जो है, फिर अपना जैसे बॉडी में वेट बढ़ जाता है तो पैनक्रियास को और काम करना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है कि भाई चलो मैचिंग कर देता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता है, बट एक दिन वो भी बोल देता है कि बस अभी हो गया, अभी मैं और नहीं कर सकता हूँ, इसलिए फिर शुगर धीरे धीरे से बढ़ने लग जाता है। ये कोर्स है डायबिटीज का। पर जब ये ब्लड शुगर धीरे धीरे से बढ़ रहा है, दूसरे जो अंग में जो कॉम्प्लिकेशंस बोले थे अभी मैंने, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस वो चालू हैं ऑलरेडी बॉडी में। तो इसीलिए जैसे डायग्नोसिस के टाइम पे टाइप 2 डायबिटीज में काफी सारे पेशेंट को हम देखते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, नजर थोड़ा कम हो गया हो, हार्ट अटैक, कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है फिर मालूम पड़ता है कि ब्लड शुगर हाई है, या कभी कभी जख्म हो जाता है जो भरता नहीं है, तब चेक करते हैं कि भाई डायबिटीज है। तो वैसे जो होता है ये अक्सर मोटापा की वजह, मोटापा जो है वो लगभग जड़ होती है डायबिटीज की। ठीक है। अब उसके बाद जो है एक बार मोटापा कम हो जाता है,
जैसे शुरू में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं कि भाई खाने पीने का परहेज रखो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, पर धीरे धीरे से वो भी काम नहीं करता है। फिर जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब सर्जरी काम आता है, और सर्जरी के बाद धीरे धीरे से वेट कम हो जाता है। किसी को 2, 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं अपने नॉर्मल वेट पे आने को, किसी को थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन। पर जो डायबिटीज़ है, अगर समझो आप इंसुलिन ले रहे थे या गोलियां वगैरह कुछ ले रहे थे ऑपरेशन के पहले, उस हिसाब से ये इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते। यस, एक बार वजन कम होने लग जाता है तो धीरे धीरे से अपना शुगर भी कम होने लग जाता है, क्योंकि वेट कम हो रहा है तो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे से जो मेडिसिन की है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए बेस्ट रहता है कि शुगर चेक करते रहो। उसके लिए ग्लूकोमीटर आता है, या आजकल वो सेंसर भी आ जाता है जो अपन लगा सकते हैं बॉडी पे, उससे रीडिंग मालूम पड़ता है कि शुगर कैसा है। और पर अक्सर अपने को लगता है कि भाई ऑपरेशन हो गया, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है, मैजिक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई कोई जैसा भाई आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, उसके बाद हाँ तो वो क्योंकि आपका नया नया डायबिटीज था। बट किसी किसी को जिसके डायबिटीज 20 साल हुआ है तो उनकी पैनक्रियाटिक फंक्शन और कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो उनमें इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते। हाँ, आज की तारीख में मेडिकेशन मिलते हैं जो सेफर होती है, जिससे शुगर लो नहीं होता है। बिकॉज अक्सर हमें जब हाँ बोलिए बोलिए। आप ब्लड शुगर कर रहे हैं, ब्लड शुगर और टॉयलेट शुगर में क्या डिफरेंस? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो अक्सर क्या होता है कि ब्लड शुगर जो है वो इमीडिएटली जो अभी जैसे अगर हमने अभी चेक किया तो अभी का शुगर मालूम पड़ता है। जो यूरिन शुगर है वो हमारे बॉडी में जो शुगर एक्स्ट्रा है वो फिल्टर हो करके जब यूरिन में आता है और उसको हम मेजर करते हैं तो उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है। पहले क्या होता था कि पहले ज़माने में मतलब 100 साल पुरानी या इवन 20 साल पहले हम, क्योंकि ब्लड टेस्ट इतना कॉमन नहीं था, अभी तो खैर हर घर में ग्लूकोमीटर हो रहा है, तो उस हिसाब से ईजियर है क्योंकि इसमें कोरिलेशन इमीडिएटली मालूम पड़ता है। जो यूरिन शुगर है वो फिल्टर होते रहता है और मतलब 180 के ऊपर रहेगा तो ही यूरिन में आएगा। अब जैसे कभी कभी हम लोग सैंपल देने जाते हैं लैब में, तो हम सुबह सुबह बोलते हैं कि सुबह का यूरिन लेकर के आओ, वो एक्चुअली गलत है। क्योंकि उसमें क्या जो रात भर से आपका यूरिन अक्यूमुलेट हो रहा है, जो शुगर उसमें है वो टेस्ट होता है, तो उसमें वो अक्सर ज़्यादा दिखाता है। तो ये सब जो डिस्क्रिपेंसी है उसकी वजह से आजकल हम सिर्फ ब्लड शुगर ही प्रेफर करते हैं मॉनिटर करने। और फिर दूसरा है कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो वो सेंसर एक लग जाता है, तो उससे क्या हर 15 मिनट का शुगर कैसा है वो मालूम पड़ता है। जैसे अभी ट्रेन में जाते हैं तो मालूम है कि भाई चर्चगेट आएगा, मरीन लाइन्स आएगा, फिर बाद में तो मालूम रहता है कि एग्जैक्टली अभी का अभी शुगर कैसा है, तो उस हिसाब से हम एक्शन ले सकते हैं कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। और ब्लड शुगर जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अभी हमने कुछ खाया तो शुगर तुरंत बढ़ जाएगा, 2 घंटे में लगभग नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे से और कम हो जाएगा। समझो अगर 6 घंटे कुछ खाया नहीं, 10 घंटे नहीं खाया, जैसे रात में हम नहीं खाते, तो धीरे धीरे से लो भी जा सकता है। तो इसलिए ब्लड शुगर का वैल्यू वो होता है कि कब किया, कि फास्टिंग में किया, खाने के 2 घंटे बाद किया, उस हिसाब से हम चेक करते हैं। पर जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग को पूरे दिन रात सबका बता देता है शुगर, तो इसीलिए जो है सर्जरी के बाद शुगर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें मालूम पड़ेगा कि शुगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और उस हिसाब से मेडिकेशन चालू रखने चाहिए या धीरे धीरे से उनको टेपर करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे से कम करना चाहिए मेडिकेशन, जैसे जैसे अपना शुगर कंट्रोल में रह रहा है। हाँ बोलिए। Which is more dangerous, low sugar or high sugar? Actually, low sugar is very dangerous because low sugar can kill you.
अगर बहुत लो जाता है मर सकते हैं। तो इसीलिए लो शुगर इज समथिंग विच इज मोर मतलब समथिंग टू वरी अबाउट। हाई शुगर तो ऑल्सो थोड़ा डेंजरस होता है, पर उसमें कम से कम कंट्रोल हो सकता है। लो शुगर में बहुत मुश्किल होता है। किसी को लो शुगर कभी हुआ है? हाइपोग्लाइसीमिया कभी हुआ है? You've seen, हाँ। ओके, सो लो शुगर तभी होता है जब शुगर की मात्रा लगभग 70 के नीचे चली जाती है। उसके बाद जो है जैसे छाती में धड़धड़ होना, घबराहट, बेचैन, पसीना, वो सब होता है, हाँ, वो गिडीनेस होता है। और उसमें अगर हमने कुछ एक्शन नहीं किया तो वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें चक्कर आते हैं, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, अकड़ी आ सकती है। तो ये सब चीजें हो सकती है लो शुगर में। यू आर सेइंग समथिंग? ओके, हाँ बोलिए। HbA1c का जरा कंसेप्ट क्लियर करिए। ओके, तो HbA1c है कि हमारे 3 महीने का जो ब्लड शुगर है उसकी एवरेज मेंटेन करता है। जैसे समझो आज आप अगर बैंक लोन लेने जाते हो, बैंक में जाते हो, और या नहीं तो चलो गाड़ी में जो है आप पेट्रोल डालते हो, तो पेट्रोल आप डालते हो तो फिर बाद में आप पूछते हो ना कि भाई एवरेज कितना देती है गाड़ी। तो सेम वे HbA1c ये अपने एवरेज बताता है कि पिछले 3 महीने का आपका ब्लड शुगर कैसे रह रहा है। तो अगर नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल कितना होता है? 7 होता है, 7 के आसपास रहना चाहिए। 6.5 आइडियल होता है। 300 गया और सपोज उसके बाद में थोड़ा डाउन आ गया, तो उसका मीन एवरेज है क्या, वो कैसा है? सो जो नॉर्मली 300 होता है तो इसलिए क्या है, कभी-कभी स्वीट खाया तो एकदम और बूस्टअप हो जाता है। हाँ, तो सपोज वो 300 गया, बाद में नॉर्मल खाना खाया तो रेगुलर है, तो उसका जो 300 है समझो 140, जो उसका मीन एवरेज है क्या, कैसा है? तो मीन एवरेज ही है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे शुगर अटैच होता है हमारे बॉडी में, तो उसको हम टेस्ट करते हैं। उससे हमें मालूम पड़ता है कि पिछले 3 महीने का एवरेज। अभी एक दिन आपने मिठाई खाई, शुगर हाई हो गया, वो ठीक है। रोज रोज खाई तो नेचुरली वो एवरेज 300 के आसपास दिखाएगा। अगर एक बार है तो लगभग ठीक है, 120 140 के आसपास दिखाएगा, डिपेंड करता है। एक मिनट, हाँ, 55 से उन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, और अभी रिसेंटली 2 महीना पहले उनके हाथ में से थोड़ा ये हो रहा था, कांप रहे थे बीच बीच में, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि आप शुगर भी टेस्ट करो। तो उनका शुगर पोस्ट लंच 200 आ गया, प्री लंच तो नॉर्मल था उनका। तो एम्लोप्रेसियल नाम का गोली वो 6 साल से ले रहे थे, फिर वो बदल दिया उन्होंने, और एक दूसरा मेडिसिन छोटा है वो दे दिया, मुझे नाम नहीं, लेकिन अभी 2 महीने में ही उनका शुगर 120 आ गया। तो इज इट पॉसिबल? ये इट्स पॉसिबल, मेडिसिन दे दिया, कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, वो तो शुगर चेक करते रहो, नॉर्मल है तो कंटिन्यू हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से वो हुआ होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, लंबे समय तक वो? सो ये क्या, सब अच्छे दोस्त हैं। ओके, तो थोड़ा पहले मोटापा आता है, फिर जैसे जैसे मोटापा आता है तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आ जाता है। बोलते ये शरीर बहुत अच्छा है, चलो और इसको बुलाओ। तो फिर जैसे मैंने कहा ना कि जो वेट ज्यादा है इसकी वजह से रिक्वायरमेंट इंसुलिन की बढ़ने लग जाती है, और फिर उसके बाद जो है हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर हाई होना लग जाता है। तो और फिर क्या, ये तो 2-3 चीजें जो अपन नापते हैं। बाकी लिवर में आजकल वो नॉन फैटी लिवर जिसको आजकल बोलते हैं, तो वो हो जाता है। तो ये सब चीजें होने लग जाती है। हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा वेट फ्रॉम द एज ऑफ 15 इयर्स इज अराउंड 100 kg. I don't have a sugar problem. Okay. Can it happen to me in the future? I'm still around that same weight. अभी मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, बट यस यू हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कोई अगर आपके लगभग 70 किलो के आसपास होगा वेट, तो
आपके चांसेस ज्यादा है, बट आपको होगा या नहीं वो तो समय बताएगा. हाँ. HbA1c higher on higher side and वो उसका रिपोर्ट ज्यादा आया और उसके बाद नॉर्मल शुगर चेक करवाया, वो नॉर्मल आया. तो व्हाट इज द रीजन? तो अक्सर क्या होता है जब HbA1c हाई होता है, मतलब 9 हो 10 हो जो भी होता है, तो उसके बाद डर बैठ जाता है कि भाई अभी मेरा शुगर हाई है, मेरा जो भी, और फिर घर वाले सब बोलने लग जाते हैं कि भाई ब्रेड बंद करो, राइस बंद करो, आलू बंद करो, तो शुगर तो नॉर्मल आने वाला है. ट्रीटमेंट करोगे तो नॉर्मल. बट अक्सर ये क्या होता है, ये 2-3 दिन चलता है क्योंकि मोटिवेशन 1 हफ्ता 10 दिन, बट धीरे धीरे से थोड़ा और वेट कम करना है और मेडिकेशन जो है वो बरोबर से लेना पड़ता है. हाँ बोलिए. सो वीगन डाइट, सी क्या होता है कि वीगन डाइट जो होता है वो होता है जिसमें वेजिटेरियन तो खैर होता ही है, प्लस उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते, सही है. बट उस मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के जगह पे आप क्या डालने वाले हो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. अगर उसके जगह पे आप वही जो केक या पेस्ट्री हुआ, समझो, ठीक है आपने एगलेस बनाया, ठीक है उसमें आपने दूध नहीं डाला, जो भी क्रीम बटर सब नहीं डाला, पर उसके अगेंस्ट अगर आपने उसको ऑयल से रिप्लेस किया, मैदा सेम रखा बिकॉज वो वीगन हो जाता है, तो कैलोरी इनटेक जो है वो लगभग अगर सेम या ज्यादा है तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. हाँ, इंस्टेड ऑफ वीगन इफ यू स्विच टू कि भाई प्लांट बेस्ड डाइट जिसमें होल ग्रेन्स यूज होते हैं, सो समझो मैदा की जगह आप आटा या ज्वार, आजकल मिलेट्स जो चल रहे हैं वो सब वो सब्स्टिट्यूट करो. जो तेल की बजाय आप कुछ नट्स, सीड्स वो सब यूज करो. कैलोरिक इनटेक जो है वो कम हो जाए. वेजिटेबल्स और फ्रूट की मात्रा थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, प्रोटीन की मात्रा थोड़ा बढ़ा दो. तो फिर यस, प्लांट बेस्ड डाइट which has whole grain definitely will be. Friends, excuse me. हाँ. We are going little Yes, off. I know. She is there with us. We have requested her to be with us for some more time. Let her talk once continuously, whatever she wants to tell us. Individual questions regarding diet, Sneha and the team Yeah. is there. Regarding diabetes, she'll be there. She'll be more than happy to answer a few queries. Let's go with the talk. Yes. So basically जो होता है कि डायबिटीज, एक बार सर्जरी हो जाता है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मॉनिटरिंग. आप शुगर जो है चेक करो. ये मत सोचो कि भाई आपका शुगर चला गया. यस, जाएगा, कंट्रोल में आएगा. शुगर जो है नॉर्मल, वैसे नॉर्मल लिमिट क्या होती है शुगर की? सो फास्टिंग होता है लेस देन 126, खाना खाने के बाद 140 के अंदर होता है, ठीक है. तो ये जो है ये नॉर्मल लिमिट होता है. तो आपका शुगर जो है वो इस नॉर्मल लिमिट के अंदर रहना चाहिए, तभी बोलेंगे कि भाई ये डायबिटीज कंट्रोल में है. और दूसरी बात ये चीज है कि एक बार डायबिटीज है तो डायबिटीज जाने वाली नहीं है जड़ से. यस, मोटापा हम कम कर रहे हैं, मेडिसिन हम कम कर रहे हैं, कंट्रोल में ला रहे हैं, बट हमेशा याद रखिए कि कम से कम लॉन्ग टर्म में पहले तो 2 चीजें. एक है तो 6 महीने का जो फर्स्ट एक्यूट जो फॉलोअप होता है उसमें आप चेक करते रहिए रेगुलरली, हफ्ते में 1 बार 2 बार या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके, ताकि आपका शुगर नॉर्मल रहे. एक बार नॉर्मल के आसपास रह रहा है फिर, और आपका वेट धीरे धीरे कम हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट इंसुलिन की कम हो रही है, तो उसके बाद जो है आप हमेशा साल में 1 बार कम से कम चेक करते रहिए. बिकॉज धीरे धीरे जैसे आप प्लेटो करोगे, आपका वेट जो है वो लगभग नॉर्मल आएगा. फिर धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है कि अपने बॉडी इस एडजस्टमेंट में आ जाता है, और धीरे धीरे से अगर आपने खाना जैसे थोड़ा मीठा, थोड़ा कुछ और खाने लग गए, तो फिर शुगर वापस बढ़ने के चांसेस होते हैं. क्योंकि धीरे धीरे वेट भी कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उस हिसाब से चांसेस रहते हैं कि डायबिटीज वापस आ जाएगी. तो इसलिए उसको मेनली कंट्रोल करते रहिए. और कुछ आई थिंक बाद में अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो. Thank you, Dr. Lut.
Thank you, Dr. Radhika. This was lovely piece of information. आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोले ना. हाँ. देखिए वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जो आपको बताया, अगर आप एक चीज सिर्फ ध्यान से सुने कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, हर मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए. अभी आप वाइब्रेटर लगाओ कि जूस पियो और उनके घर चलाओ, वो आपका प्रॉब्लम, लेकिन हमारे हिसाब से कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम दुकान पे या दरवाजे पे या गार्डन के बाहर कुछ मिलता है उससे ठीक नहीं होता है. वो डॉक्टर के पास जाके होता है, और उसी डॉक्टर के पास होता है जो वो ट्रीट करने के काबिल है. सो अगर जूस से ये सब होता था तो हमारे पास इतने सारे मोटापे से पेशेंट हार्ट अटैक से क्यों मरते थे, डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते थे. तो सिर्फ ये एक चीज अपने मन में डाल दीजिए, ये पूरे आज जो टॉक है उससे एक ही चीज मन में डाल दीजिए और कुछ मत लेके जाइए कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जीव घातक मेडिकल प्रॉब्लम है, और उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए. बस इतना आप यहां से लेके जाएंगे मैसेज तो भी आपके लिए बहुत है. डॉक्टर सुरेश पुरोहित भी हमारे साथ हैं, 1-2 मिनट के लिए ये हमें सबको कुछ कहना चाहते हैं, एंड देन वी विल हैव बंदिता स्पीकिंग टू अस. डॉक्टर मनीष, तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, और डॉक्टर मनीष और मैडम पलक का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इनवाइट किया. और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में शायद आप लोगों को नहीं पता है कि इसके लिए डॉक्टर को क्या स्टेप से जाना पड़ता है. हमें लगता है कि एक और इनविटेशन है, बट Dr. Manish or Madam Dr. Palak must have been working very hard for many years to come to that stage. Okay, so get everything clearly, understand. आप समझो कि डॉक्टर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, 1000 तरीके के इलाज हैं, 1000 तरह की थेरेपीज है दुनिया में, पर आपके साथ खड़ा कौन होगा? वो जो गार्डन के बाहर जो जूस बेच रहा है वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा? वो जो वाइब्रेटर बेच रहा है, मैग्नेटिक थेरेपी बेच रहा है, या दुनिया भर के यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं, आपको लगता है वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे? उनको एक व्यू चाहिए होता है, उनको एक सब्सक्राइबर चाहिए होता है. करिए, वो भी दिल खोल के करिए, अपना भी चैनल बनाइए. ठीक है, पर आप ये देखिए कि जब हेल्थ होती है, अभी जैसे कोरोना काल था, पैसे लेके आदमी घूम रहा है बाजार में कि मुझे बेड दिला दो, ऑक्सीजन दिला दो. मिला? नहीं मिला ना. तो हमें हमारी हेल्थ में क्या क्रिएट करना है? हमें फ्रीडम क्रिएट करनी है. पैसा है पर हम एंजॉय नहीं कर सकते. मैं कुछ स्पेशल तरह के कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, मैं कुछ स्पेशल तरीके का मेकअप नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी पार्टी में जाके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ. क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ बैरियर है. मोटापा भी उसका एक कारण हो सकता है, और मोटापा होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट बैड. बट जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक रास्ता दिखेगा. और आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि आपके लिए सब सुविधा उपलब्ध है, और मेरे को नहीं लगता कि इसका खर्चा कुछ ऐसा है कि आपको सारी जमीन जायदाद बेच के इलाज कराना होता है. ठीक है, तो जो भी आपका बैरियर है वो आप अपने डॉक्टर के सामने उनके प्राइवेट कंसल्टेशन में रखिए, खुल के बात करिए, और अपने फ्यूचर में देखिए कि आपके लिए अवेलेबल क्या है. अगर किसी का 20 किलो, जैसे मैंने अभी सुना लोगों की जो स्टोरी, 20 किलो वजन हुआ, 30, आज उनके लिए क्या अवेलेबल है? उनके लिए बहुत सुंदर फ्यूचर अवेलेबल है. तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा है. अभी देखते दुनिया में सब जगह पे कौन मिलते हैं? इंडियन मिलते हैं. आप कोई भी प्लेन में जाओ, सब इंडियन. अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, सब जगह इंडियंस हैं. तो हम लोगों का फ्यूचर बहुत बड़ा है, और ये जो ओबेसिटी है वो आपके लिए कोई बैरियर नहीं है. जैसे फोटोग्राफर साहब, इन्होंने मेरे को बताया कि ओबेसिटी से ही वाज नॉट एबल टू डू हिज वर्क. ही इज अ वंडरफुल फोटोग्राफर, पर ओबेसिटी ने उसको रोक दिया ना. और जब उसने अपना ट्रीटमेंट किया फिट, नाउ ही इज विद अस. यू नो, इट्स अ फ्यूचर. लोग बाग बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलता. अरे जॉब कहाँ नहीं मिलता? जॉब तो इतने आप करना नहीं चाहते हो, आप करना ही नहीं चाहते हो.
काम ही काम है। तो वो आदमी जो अपना इतने साल का स्किल एक मोटापे की वजह से छोड़ चुका था, तो ही इज सो मच, इट्स सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस। नहीं तो इनकम कहां से आएगी? He can be a teacher to many new upcoming photographers. You don't know. आपको नहीं पता है कि आपके फ्यूचर में क्या है। इसलिए बी पॉजिटिव, टेक एक्शन एंड गेट इट करेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल, एंड वी आर ऑल विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सुरेश। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ने बताई कि आपको अपनी लाइफ जीने को शुरू करना है, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। और मेरे कंसल्टिंग में जो भी ऑपरेशन करने के बाद आते हैं, एक रूल बहुत क्लियर होता है कि कोई भी जब्बा पहन के नहीं आएगा। आपकी आदतें घर छोड़ के आइए और अपने आप को और बहुत सुंदर बनाइए, कॉन्फिडेंस और लाइए। एंड वो कॉन्फिडेंस आज हमारे बीच आपके अंदर पैदा करने के लिए, और आपको खुद को और सुंदर, आपको कैसे आप खुद को बाहर लेके जाएं, 10 जनों के बीच में अपने आप को अलग से महसूस कराएं, वो करने के लिए हमारे साथ आज हैं एक इमेज कंसल्टेंट, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है बंदिता। एंड आई वुड रिक्वेस्ट स्नेहा टू say something about Bandita first and then welcome her onto the stage. So today we have Ms. Bandita, who is a lifestyle and fashion influencer. आपके लिए भी हिंदी में बोलना है। So Bandita जी फाउंडर है, उनका कंपनी नेम इमेज विद्याल है। तो उनके काफी इंटरनेशनल और इंडियन सर्टिफिकेशंस है इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, इमेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड इवन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। एंड बंदिता जी ने काफी सेलिब्रिटीज के साथ काम करा है फॉर वीडियोस, फॉर फिल्म्स, फॉर शूट्स, मेनली फॉर कॉस्ट्यूम एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। सो बंदिता, I'll hand it over to you. Thank you so much for having me. Before I say something about me or about what I'm going to present today, there's a small activity. You all must have got papers. Okay, मुझे भी हिंदी में बोलना है। Okay, आप सबके पास पेपर्स है, उसमें से एक पेपर हम अभी यूज करेंगे। Okay, I'll give you some instructions. मैं कुछ instructions दूंगी, तो आप लोगों को वो फॉलो करना है without looking at each other. ओके बस मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना है और आपको वो करना है। एंड इट विल बी बेस्ट अगर आप लोग अपने आईज क्लोज कर दे तो। ओके, क्लोज योर आईज, यू डोंट नीड पेन्स नाउ, अभी खाली पेपर चाहिए। जस्ट होल्ड द पेपर, एक पेपर लीजिए हाथ में, ओनली वन। जस्ट टेयर दैट पेपर, या सबने ले लिया एक एक पेपर हाथ में। ठीक है, नाउ एवरीबडी प्लीज ट्राई एंड क्लोज योर आईज इफ यू कैन, दैट विल बी बेस्ट। ओके, और मैं जो इंस्ट्रक्शंस बोल रही हूँ वो करना है। फर्स्ट, पेपर को फोल्ड करिए। यस यस, आप लोग भी करना पड़ेगा। एक फोल्ड। ओके, सबने कर दिया? ओके, अब उसके राइट साइड में एक छोटा सा टियर करिए। राइट साइड में थोड़ा उसको टियर करना है, फाड़ना है राइट साइड में। हाँ, ओके, टॉप राइट साइड। यस, कर लिया। उसको वापस फोल्ड करिए और एक बार। ओके, तो आपके नीचे के लेफ्ट साइड में फिर से उसको थोड़ा सा फाड़िए। डन। ओके, और एक बार फोल्ड करिए।
आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक सर्कुलर तरीके से फाड़िए उसको। हाँ ट्राई करो, थोड़ा हो जाएगा। यू ऑल कैन हियर मी नो? हाँ डन, एवरीबडी डन? ओके, अभी पेपर को सब ओपन कर दीजिए। ओके, सब अपना अपना पेपर ऊपर करिए, एक दूसरे का देखिए किसी का किसी के साथ मैच हो रहा है। हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो सबको सेम इंस्ट्रक्शंस दिया, सबने वही सुना जो मैंने बोला। एक ही इंस्ट्रक्शंस था, एक पेपर था, राइट? इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, उस तरीके से अगर आपने आंखें खुली रखी होती, मुझे एक पेपर मिलेगा। ओके, आपने आंखें खुली रखी होती, मैं आपको बोलती ऐसे फोल्ड करिए, ओके? फिर पेपर को राइट से ऐसे फाड़िए, फिर उसको वापस फोल्ड करिए, फिर उसके लेफ्ट कॉर्नर में ऐसे आपको एक टियर करना है, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाती कि उसको ऐसे फोल्ड करके सर्कुलर तरीके से फाड़ो। आप वो देखते और करते तो वो सब सेम होता, राइट? तब सोच में कोई डिफरेंस नहीं था। सो दैट इज द पावर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? तो with research we have found that 93% of what we communicate is non-verbal and only 7% is what we say and 93% is how we say. So उसमें से 55% is only the visual, only how you look, how is your appearance, and around 38 I guess is the way you talk. आपका tone, आपका pitch and whatever we say are verbal, non-verbal, but the communication with the vocal, right? So that is the importance of appearance, which I'm going to talk today. So I'm Bandita, like she told, I'm an image management consultant. So I take one-on-one consulting, I take styling. So you will see some of my work at the end. So let me begin. Yes. Hindi. Oh, sorry. So sorry. I'll keep prompting. Yeah, please remind me. Okay. हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता चला कि हम अगर देख के वो चीज करते तो सबका सेम होता, राइट? तो अभी आप लोग को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मीन्स हम कैसे दिखते हैं, हमारी अपीयरेंस, हम क्या कपड़े पहनते हैं, और बात जो करते हैं वो बाद में देखते हैं लोग, राइट? तो विद इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स ऑफ हम जो मिलते हैं किसी से, तो विद इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड के अंदर हम लोग एक इम्प्रेशन बना लेते हैं। हम जज करते हैं लोगों को, वेदर यू वांट इट और नॉट। अगर हमको वो पसंद है नहीं पसंद है वो अलग बात है, बट दूसरा हमें जज करने वाला है, राइट? तो हमको वी हैव टू बी मोर केयरफुल कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, सो दैट हम कन्वे कर सके हमारे मन में जो है, राइट? आई होप आई एम गोइंग इट करेक्टली। ओके, सो द टॉपिक इज ड्रेस टू इम्प्रेस और टू एक्सप्रेस। इसमें यहाँ से कितने लोग हैं जो अग्री करते हैं कि वी ड्रेस टू इम्प्रेस? ओके, और कौन कौन अग्री करते हैं कि वी ड्रेस टू एक्सप्रेस? यस, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है अगर आप इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस करते हैं या एक्सप्रेस करने के लिए। You need to impress yourself and you need to express yourself to others, right? और
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा क्लोथिंग। हम जो पहनते हैं हम उस हिसाब से सोचते हैं, और हम जैसा सोचते हैं हम वैसा एक्ट करते हैं, हम वैसे बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे जो भी, और हम जैसे बात करेंगे दूसरा हमें वैसा रिस्पॉन्स देगा। सो इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड। तो हमको पूरा सर्कुलर है, हमें वी नीड टू फर्स्ट ड्रेस वेल टू गेट द मेन गोल एंड to our maybe to reach our goal actually. So this is what Zig Ziglar said, you cannot climb the ladder of success dressed in a costume of failure. तो हमें हमेशा ऐसे ड्रेस करना चाहिए कि हम इसके बाद एक और बेटर जगह पे जा रहे हैं, हम ऐसे किसी से मिलने जा रहे हैं जिसमें मे बी हमारा एक डील क्रैक हो रहा है, या तो हम एक राइट इंप्रेशन दूसरे के ऊपर डाल सके, राइट? ओके, लाइक सी टोल्ड एंड आई टोल्ड, आई एम एन इमेज कंसल्टेंट। तो इमेज कंसल्टेंट क्या करते हैं? तो इमेज कंसल्टिंग इज अ आर्ट फॉर्म। इसमें से नहीं हो रहा है, यहाँ से होता है, चलेगा। हाँ, एंड मैं एज एन इमेज कंसल्टेंट I'm an artist, okay, and my clients are the canvas. So there is like in medical, Dr. Manish told and Dr. Suresh and Dr. Lothan has told. So जैसे medical में होता है कि there is always a science behind whatever we do, right? So in dressing and हम जो suggest करते हैं as an image consultant, there is also a science behind it. तो वो बहुत टाइम लगता है लोगों को समझने में, but then it's an art form, but there is always a science behind it. Okay. So this is some of okay. We can skip it also. यहाँ तक आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलेगा। नहीं भी होगा तो चलेगा, हम कर सकते हैं। ओके, मुझे ये जानना है कि अभी जैसे आपको पता चला कि मैं यहाँ पे आई हूँ और ये सेशन लेने वाली हूँ, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? आप लोग को क्या लगता है कि हम क्या बात करने वाले हैं? एनीवन? Okay. Okay. Anyone else? Yes. Yes. Many obese people have some preconceptions in their mind that we can't wear a dress like this, we can't go there, we can't come on this stage, and for that you are saying something to not to worry about it, and how and which dress could match your body. Maybe the fear of what it is. Definitely, we'll cover all of these and many more. So, without the slide, can Yeah, please. I can talk you also. can. That's okay. Haan. So, while we dress, there are few things हमको वो consider करना है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी टाइप क्या है, हमारा फेस शेप कैसा है, हमारी पर्सनल कलर्स क्या है, और हम जैसे मैंने बोला काम क्या करते हैं और कहाँ जाने वाले हैं और किन लोगों से मिलने वाले हैं, एंड एट द एंड हमारा गोल क्या है? तो उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर रूटीन जो हम करते हैं टू इवैल्यूएट द बॉडी टाइप, टू इवैल्यूएट फेस शेप, कलर्स, देन आपका रोल गोल, वो लाइफस्टाइल, सब कुछ के बाद देन ओकेजन, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जैसे हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, हम कोई शादी में जाएंगे तो हम ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाएंगे, राइट? और हम वो शादी वाले कपड़े कोई मीटिंग में पहन के नहीं जाएंगे। सो दैट इज व्हाट, तो अप्रोप्रिएटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोप्रिएट, एंड यू नीड टू बी अप्रोचेबल ऑल्सो।
तो आपने वो एक बार आपके फ्रेंड्स ने बोला होगा कभी भी कि अ, अरे मैंने तुझे जब पहली बार मिला था ना तो आई फेल्ट कि मतलब तुम कुछ और हो, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने फ्रेंडली होंगे या फिर इतने अच्छे होंगे, ऐसा तो किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है राइट? तो यही होता है, तो पीपल आ रहा है okay, this we can ignore. Okay, so these are the workshop goals that to understand the importance of appearance management. कितना important है to understand how you're appearing. Then the important factors to help to dress in an impressive manner. What are the some must-haves? Then how to pay attention to details. Details in the sense आप कौन सा फैब्रिक पहन रहे हैं, कैसा कट पहन रहे हैं, कौन से कलर्स पहन रहे हैं, बिकॉज क्लोथिंग का एक मैसेज होता है, तो हम वो राइट मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट होता है टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. Then how to buy sensibly. Then impressing and expressing tips. That's the same thing, shop smart. And why people wear clothes. There is psychological needs of course. फिर aesthetic needs होता है कि हमको certain तरीके से दिखना होता है, we want to look good, we want to look stylish or sexy or authoritative. There are many messages. Then physical needs of course. फिर social needs. Like I told कि हमें occasion के हिसाब से कपड़े पहनने रहते हैं. दिस वी नो, हमको अच्छा दिखना है, फिर लोगों को इम्प्रेस करना है, फिजिकली अट्रैक्टिव जो दिखते हैं वो लोगों को अच्छे से अपने तरफ ले सकते हैं और अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं. एंड इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. अभी हमने ये एक रियलाइज किया होगा कि हम अंदर से जो फील करते हैं, सपोज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ओबेसिटी आल्सो, इफ वी आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड तो हमें बाहर से वो दिखता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और हम अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते दूसरों की तरफ, राइट? तो सिमिलरली अगर हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, तो वी स्टार्ट टेंडिंग टू बी मोर प्रोडक्टिव. हम अच्छा काम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिकली काम कर सकते हैं, देन हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हम लोग और एक एक्सरसाइज करेंगे. आप सबके पास पेन पेपर है राइट? ओके, तो अभी आप लोग ये करिए कि अपने बारे में आप आपका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है उसके बारे में आप 5 चीजें लिखिए. इट कैन बी कि मैं लंबी हूँ, मैं छोटी हूँ, मेरा हाइट ऐसा है, मेरा फेस शेप ऐसा है, कुछ भी, वॉट एवर यू फील अबाउट योर सेल्फ. You get 2 minutes for that. One more minute. Done? Okay, can I get 10 volunteers papers? 10 people who do not mind कि मैं पढ़ूं. आप कलेक्ट में कर. चलेगा.
Not only from one side. हाँ, I can take Even from yours. backbenchers. There. Okay. Vidhi, can you take care of आप मुझे हेल्प करें. हाँ, आ गया. We got chai. हाँ, you'll help me. You just mix this and okay, चलेगा. हम सब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, you just mix these and read one or two for me. Two maybe. No, no, no. पूरा एक जन का. You just mix and read anything. Randomly. So someone has written, I am beautiful, I am very positive, I am very confident, I am very impressive and helpful, and I am very loving and caring. आई थिंक ये थोड़ा मिसकम्युनिकेट हो गया. मैंने बोला था फिजिकल बॉडी के बारे में लिखना है, तो ये तो सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू कि नाम लिखना अपना. पता नहीं सबने लिखा कि नहीं, चलेगा, बट जिसने जो लिखा है वो याद होगा, तो आप बता सकते हो. Okay, I am short and fat. I want to reduce weight. I was 60 then, now 125. And I am 80, still want to go to 60. So want to reduce and go back to 60 to look nice. Oh, lovely. Okay, can you guess who is the person? Or the person can raise the hand. No, just you look at each other and try to guess somebody. I mean, whoever you think this is. If possible. You can stand, you can move, it's okay. I guessed right. Who? Can you please stand? Okay, you can stand and raise your hand maybe. Yay! Okay, who all think she is correct? Okay, I will read that again. Okay, she has written, I want to reduce and go back to 60 to look nice. There I will tell you, you don't need to go back to 60 to look nice. You can look nice now also. There is no option that you might have to reduce due to health reasons. And obviously वो जरूरी है कि हम अपने proper shape में रहे, medical condition सब सही रहे. But to look good, ये जरूरी नहीं है कि हम एक certain तरीके से हमारा body type हो. Yes. When I was 125, I stopped going any function. No shadi, no parties, no friends, nothing. I completely left everything. Hardly I used to go out for dinner or something. That also, 2-3 महीने में एक बार, otherwise you all go, bring parcel for me. I won't come. There was Bela who just pushed me. नहीं, तू चल. One day she met me on the way and she took me to the seminar at Mulund Station, some hotel it was. And compulsory, so I was busy with something. नहीं आप कहते चलो मेरी फ्रेंड से आप एक बार बात करो. उसका हस्बैंड कन्विंस नहीं हो रहा है. He convinced me to the, होते ना, he gave his 100% to convince my son, my husband. And at last जब final one के बाद कल करना है करके. That time sir said now वो या मरेगी या जिएगी. मैं सर से कुछ हो गया तो मर गई तो ऐसे ही मर जाएगी. जो पोजीशन में अब है तो ऐसे ही मर जाएगी. वो डिप्रेशन में जा रही है. You can't see. And you are so angry कि तू टाइम पास क्यों कर रही है. Go ahead. ये क्यों सोचती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ होगा. Why you are going negative? सब सही होगा. And Bela was the best example for me. मैं हूँ तो you are seeing me from last 8 years she has been operated. And she said मुझे देख रही है ना. Yeah. कुछ नहीं होगा. No side effects, nothing. And actually I'm very happy. I lost 50 kg. Awesome. Superb. Maintain भी है. 2 साल हो गए. I'm very happy.
and happy in every way. मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा हस्बैंड खुश है, मैं बाहर भी जाती हूँ. I like to dress. पहले मैं पूरा दिन गाउन में रहती थी. My husband used to say, slum people, how they be all day, night, become like that. कुछ करती नहीं है, बस खाना बनाओ. वो तो एक रूटीन था कि बनाना है, बनाया, करना है, किया. Nothing from heart. एंड बच्चे भी अपनी दुनिया में चले गए थे बहुत ज्यादा. स्पेशली आई वुड लाइक टू से ये एज में लेडीज के लिए स्पेशली होता है व्हेन दे क्रॉस 40. बच्चे अपनी दुनिया में चले जाते हैं, हस्बैंड अपनी दुनिया में हो जाता है, लेडीज लिटरली दे गो फॉर डिप्रेशन. अभी सब बहुत बोलते हैं लेडीज किटी पार्टीज जाती है, फ्रेंड्स. अरे तुम बिजनेस में चले जाती हो. द लेडी हुआ एज अ हाउस वाइफ, इफ शी इज वर्किंग देन इट्स फाइन, बट जो हाउस वाइफ है बच्चे अपनी दुनिया में चले जाते हैं. क्योंकि नॉर्मली हमारे टाइम में 18 में शादी हो जाती थी, 40 पे पहुंचते हैं बच्चे अपनी दुनिया कर लेते हैं. लड़कियों की भी शायद शादी लायक हो जाते हैं. माई डॉटर शी इज 22, 2-3 साल में उसकी शादी. एट प्रेजेंट शी इज वर्किंग, माई सन इज वर्किंग, सो आई एम ऑल अलोन इन द हाउस. सो डिप्रेशन वॉज नेक्स्ट लेवल. इससे पहले जब मैंने ऑपरेशन से पहले सर मुझे बोलते थे करा ले, ऐसा नो देयर इन लॉज इन माई हाउस, आई कांट. अब वो लोग भी दोनों बोलते ना भगवान की पूरा सर्कमटेंस ऐसा करके दिया मुझे कि वो भगवान के पास चले गए. एंड देन सर सेड अब तो कुछ नहीं है ना, अब तेरे पास है कुछ बहाना बोलने के लिए तो अब भी बोल दे. लिटरली ही यूज्ड टू शाउट एट मी. एंड ऑलवेज आफ्टर ऑपरेशन ऑल्सो जिन्होंने नहीं कराया कराना है ना, आई रियली रिकमेंड देम प्लीज गो अहेड. उसका रीजन आप कहीं से भी कराओगे ना, इतना कोई डॉक्टर आपको फोन करके पूछेगा नहीं हाउ आर यू. पर्सनली डॉक्टर टॉक्स, क्या हुआ, हाउ आर यू. इनका स्टाफ भी एवरीवन फोन करके दे यूज्ड टू आस्क मी कुछ होता है. मैं फोन करूं और आंसर मिले ना, दैट इज डिफरेंट थिंग. सामने से कॉल आता है, नहीं, ये जो सपोर्ट ग्रुप का वो सेशंस करा रहे हैं एंड मीटअप करा रहे हैं, दैट इज अनदर एग्जांपल. हाउ आर यू. उनको कोई ऐसा नहीं कि मेरे से फोन पे बात करेंगे तो उनका एडवर्टाइजमेंट होने वाला है. देयर इज नथिंग सो. ट्रू ट्रू. बट उनको उतना पेशेंट का कंसर्न है. नॉर्मली आप कहीं पे भी जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वो लोग दवा पैसा दिया, तुमने ऑपरेशन करा लिया, तुम तुम्हारे घर में मेरे घर पे. एंड द अदर मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगी, मेरा ऑपरेशन का खर्चा जो भी हुआ मेडिक्लेम में पास नहीं होने वाला था, अब मेडिकल में आया है जो पास होने का. जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 2-3 साल पहले, तब ये फॉलोअप नहीं था. मेरा 20 में ऑपरेशन हुआ है, तब नहीं था इसमें मेडिक्लेम में. लेकिन सर ने मुझे कुछ पेपर वर्क करके दिए, बोले यू गो एंड ट्राई. हुआ तो इट्स योर लक. एंड मुझे 3,40,000 रुपीज रिएम्बर्समेंट हुआ मेडिक्लेम में. लवली. मतलब ऑलमोस्ट मेरा ऑपरेशन हार्डली सम कुछ मुझे खर्चा आया. एवरीथिंग वाज इक्वल. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मैंने मेरा वजन कम किया. आई एम एवरीथिंग हैप्पी. मतलब कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये इस चीज का माइनस है ना. मुझे पैसे का कुछ हुआ, अभी बहुत जगह अरे पैसे तो लगे होंगे ना, इतना खर्चा तो हुआ होगा ना. नहीं होता है, खर्चा भी नहीं होता है. जितना तुम दवाइयों के पीछे खर्चा करोगे, कंपेयर करोगे, तो कुछ भी नहीं होता है खर्चा. ट्रू. एंड अब तो मेडिक्लेम ओपन पास हो रहा है. मेरे टाइम पे नहीं हो रहा था, अब तो होता ही है. थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए. एंड सबसे बड़ी चीज, सर तुमको अपना 100% दे रहे हैं, तुमको तुम्हारा कुछ % देना है. सो इफ where there is a way, will there is a way. अगर तुम सोचोगे घर पे बैठ के, मैंने बहुत साल सोचा कराऊं नहीं कराऊं, कराऊं नहीं कराऊं, सोचती रही तो सोचती रही. एंड बस आई एम वेरी वेरी हैप्पी. तो ये सबसे बढ़िया फीडबैक है. जो लोग अपना ऑपरेशन या सर्जरीज करने का सोच रहे हैं, तो अभी देयर इज नो डाउट कि कुछ गलत होने वाला है. पॉसिबल ही नहीं है. तुम उतने वेट में, या तुमको बीपी होगा, शुगर होगा, तुम बीमार होके ही बेड रिडन होके मरोगे. ये कम से कम खुशी से जी के मरोगे. मरना तो है ही है. एंड एट लास्ट जब ऑपरेशन के लिए गई ना, एट दैट टाइम आई हैड एक ही पॉइंट, मर जाऊं वो चलेगा, बट मुझे पतला होके मरना है. अब अच्छा दिख के मरना है. एंड मैं हार्डली कोई फंक्शन में तो उसके रिलेटेड मैं एक चीज बोलूंगी
आप कभी भी मर सकते हैं, तो आप जब मरेंगे तो एटलीस्ट अच्छे दिखे, अच्छे कपड़े में हैं, ताकि जब 100 लोग आपको देखने आएंगे तो आप ऐसे नाइट गाउन में नहीं पड़े हैं। मैं बोली, मैंने मेरे घर पे बच्चों को बोल के रखा है सेटिस्फाइड। और जब वो लास्ट फोटोज आपके जाएंगे तो वो भी अच्छे होने चाहिए। और उठाने वाले भी मतलब उससे कम ना जाए ना, इसलिए सॉरी, मरना नहीं पतला होता है, क्योंकि जो उठाएंगे तो वो भी तकलीफ रहेगा, उनकी रेडी मैडम ने जो बताया ना, जब मरूंगा अच्छा दिखेंगे तो अच्छा जिएंगे तो खुश रहेंगे तो खुश रखेंगे। सही बात है। पहले मैं अंदर से खुश रहूंगी तो फैमिली को खुश रखूंगी, और उसके लिए पहले मेरी हेल्थ, मेरा दिखना सब जरूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। ये मैडम ने जो बताया वो एकदम वी कैन सी द हैप्पीनेस। सही है, और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस सेम है। मैं मतलब मेरा वेट इतना बढ़ गया था, मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, कैंसर भी हो चुका था मुझे, मेरा ऑपरेशन हो गया था कैंसर का, और मुझे मतलब मेरा जो अपने हार्ट बीट्स है वो 32 ही मेरे गिरते हैं अभी भी। वो ऑपरेशन के लिए बहुत क्रिटिकल था। मैं जब सर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और जो ऑपरेट करने वाले सर थे उन्होंने वो देखा, सर से पूछा कि इनको कैसे लिया, लेकिन सर ने उनको समझाया कि किस रीजन से लिया। मैं सुन रही थी सब ऑपरेशन के टाइम में, और सर ने मेरा और मेरी बेटी का, हमारा दोनों का ही ऑपरेशन किया। पहले मेरी बेटी ने करवाया, वो बोली मम्मा पहले मैं करवाती हूँ फिर बाद में आप करवाना, और उसने वो सब सर के बारे में, उनके ऑपरेशन के बारे में, उनका जो ग्रुप है उसके बारे में गूगल पे सर्च किया, और गूगल पे जो एक्सपीरियंस थे फिर सर से मिले, और हम दोनों का ऑपरेशन इतना अच्छे से हो गया। मेरी बेटी अभी दुबई में अच्छे से जॉब कर रही है, और मेरा रहन सहन इतना चेंज हो गया है कि मुझे देखने वाले पहचानते नहीं है, मुझे बोलना पड़ता है कि मैं हूँ मिसेस ब्राह्मण है, तो मुझे बाप रे आप इतना कैसे बदल गई। तो ये सब कमाल है आस्था हॉस्पिटल का। सुपर। हाँ, मैं बीएमसी में टीचर हूँ, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, लेकिन इतना पैसा, दोनों का भी ऑपरेशन का खर्चा हम लोग को नहीं परवड़ रहा था। सर को जब पता चला कि मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो इन्होंने बताया कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रिएम्बर्समेंट मिलवा दूंगा, मैं मतलब मिल जाएगा आपको। मुझे सही नहीं लगा क्योंकि हमने पहले ही पूछ रखा था, तो बोलते हैं ये सर्जरी के लिए नहीं मिलेगा आपको पैसा, कोई और सर्जरी है तो देंगे, लेकिन ये सर्जरी के लिए नहीं मिलेगा। कहीं भी क्लॉज भी नहीं था, लेकिन सर ने जो पेपर्स बनाए और उनमें जो मेंशन किया, उसकी वजह से मेरा भी पूरा खर्चा और मेरी बेटी का भी ऑपरेशन का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम से मिल गया। और अभी हमारे मतलब हम पहले होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैसा मिलने वाले, हम लोग पहले होंगे कस्टमर, लेकिन अभी पीछे जो है मेरे उनको भी मिलता होगा ना, क्योंकि हम लोग का रेफरेंस उनको मिल गया। यानी वो मैडम ने जो बताया ना कि मेडिक्लेम में नहीं है और फिर भी मिला, तो इसके लिए मुझे ये रिलेटेड बताना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से भी पैसे मिलते हैं। सुपर, थैंक यू सर। ओके, तो ये एक्सरसाइज करवाने का मतलब खाली यही था। और एक पढ़ेंगे क्या? Let me see if anybody has written about, or maybe we'll go ahead. ओके, ये एक्सरसाइज का मतलब यही था कि हम सबका एक प्री कंसीव नोशन होता है। हम अपने बारे में एक तरह से सोचते हैं कि हम ऐसा दिखते हैं, लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे और हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इवन आफ्टर डूइंग द सर्जरी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको जो बॉडी अभी मिली है उसको कैसे रिस्पेक्ट करना है। तो आप कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनेंगे। इट हैज़ टू फिट यू वेल, अच्छे से फिट होना चाहिए। और आपको जो भी आपका बेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको एनहांस करना है। और विच एवर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो पार्ट को कैसे आप हाइड कर सकते हैं टू फील द बेस्ट, टू लुक द बेस्ट, वो मैं सजेस्ट करती हूँ। ओके,
Okay. So this is another big statement. It's not what you wear, it's how you wear. कि आप जो पहनते हैं, जैसे मैंने बोला, आप जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं है, आप कैसे बोलते हैं वो ज्यादा जरूरी है। वैसे आप जो पहनते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे पहन रहे हैं। तो हम लोग सबको पसंद है अच्छे से कपड़े पहनना, और मोस्ट ऑफ अस हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि ये ब्रांड का ले लिया, हमने देखा कि हाँ उन्होंने ऐसा पहना है, वो सेलिब्रिटी ने ऐसा पहना है, वो दैट फेमस पर्सनालिटी हैज वोन दिस, चलो हम भी ये पहनते हैं। बट इट हैज टू बी योर्स, हमें ऑथेंटिक होना पड़ेगा, विच आई विल कम टू दिस लेटर। तो जो मैंने बोला कि हम कैसे पहनते हैं वो मैटर करता है। तो आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। अभी मैंने ये जो पहना है जैकेट, सपोज आई विल जस्ट ओपन द बटन्स, ओके, सो द होल क्लोथिंग मैसेज चेंजेस, राइट। जो मैं कन्वे कर रही थी, आप जो मुझे जैसे देख रहे थे कि आई एम ऑथोरिटेटिव पर्सन, और मतलब मैं आई हूं टू टॉक बिजनेस, ऐसा लग रहा था, राइट। When I'm just opening this, I'm wearing the same outfit, फिर भी the पूरा clothing message change हो जाता है, right? Then again, I'm just tying my hair. अगर suppose I will just open the hair, okay? Again, you see the difference? अभी difference पता चल रहा है? I'm not the same person, right? I'm the same person, obviously. बट द मैसेजेस, जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाता है टोटली। तो वो मैं चाह रही थी आपको बताना कि हम कैसे पहनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अदर फैक्टर्स वी नीड टू कीप इन माइंड, जैसे मैंने बोला अपीयरेंस मैनेजमेंट में फर्स्ट है क्लोथ्स, देन है ग्रूमिंग। आपका यू डोंट नीड टू, आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ग्लैम अप करना है, मेकअप करना है, and you have to do everything, but for जैसे छोटा मोटा grooming, जैसे for men they need to save, they need to wear the right clothes, और छोटी छोटी चीजें, अगर हेयर कट किया है तो it has to be proper as per their profession, right? Then for female, भले ही आप पूरे मेकअप में ना जाओ, सब कुछ ना करो, but at least simple grooming tips, जैसे कि just simple things, जैसे ब्रश किए बिना हम सुबह निकलते हैं घर से, नहीं ना, तो हम थोड़ा अपना में भी बाल थोड़ा बना सकते हैं। हमको छोटी छोटी जो मेकअप होती है, हम बेसिक मेकअप जो रेगुलर डे टू डे कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, सो दैट हमको खुद को भी अच्छा फील हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट ओनली टू इम्प्रेस, इट्स टू एक्सप्रेस। देन देयर इज बॉडी लैंग्वेज एंड एटिकेट, हम कैसे बात करते हैं, खड़े रहते हैं, और व्हेन वी आर इन अ सोशल एनवायरनमेंट, एटिकेट प्लेज अ बिग रोल। जैसे आप कैसे खाना खाते हैं, कैसे अपना ग्लास होल्ड करते हैं, आप खाते टाइम पे कैसे बात करते हैं, आपका हाथ कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो बहुत कम टाइम है, तो आई जस्ट गो बेसिक्स। ओके, अपीयरेंस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। This we all know, dressing inappropriately reflects poor manners, no respect for others, no respect for self. Then appearance management में ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। हम अप्रोप्रिएट एज पर योर ओन सेल्फ, हम कैसे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से अप्रोप्रिएट, हम क्या काम करते हैं उस हिसाब से अप्रोप्रिएट होना जरूरी है, और हम जो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम कैसे क्लोथिंग मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं उस हिसाब से अप्रोप्रिएट। तो आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। स्नेहा, कैन आई हैव द वॉलंटियर्स? एनी टी शर्ट वाला किसको बुला सकते हैं? Okay. Or maybe we can, हाँ ठीक है, come.
If you can go that side, if you can come this side, yeah. ठीक है. तो जैसे अप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं, सो देर आर 4 लेवल्स ऑफ क्लोथिंग. हमको अगर कोई ओकेजन में जाना है, किसी से मिलना है, तो डिफरेंट लेवल के क्लोथिंग होते हैं. उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. सपोज दिस इज द लेवल 1, विच इज जिसमें आप राउंड नेक टी शर्ट हो गया, वी नेक टी शर्ट हो गया, या तो रेगुलर राउंड नेक ड्रेस हो गया विथ वेरी थिन एंड फ्लोई फैब्रिक, which is this, which is not very firm fabric. Firm मतलब क्या? Okay, thick and hard fabric नहीं हो, तो that comes under level 1. ये हम कहाँ पहनते हैं? जब हम कोई फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, तो that time we will wear this. Also, she has एक्सेसराइज्ड है, तो ये अप्रोप्रिएट हो जाता है टू कम आउट, राइट. बट अगर हम एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में हैं, जिसमें मे बी वी वांट टू टॉक अबाउट बिजनेस, और हम कोई डील करने जा रहे हैं, या तो सपोज यू आर अ होम मेकर बट यू आर गोइंग फॉर योर हस्बैंड्स कॉन्फ्रेंस और मे बी एनी ऑफ द फॉर्मल मीटिंग्स, देन वी विल चूज अ लेवल हायर. एक लेवल हायर चूज करना है. जैसे the turtleneck she is wearing is level 2, or we can have collared shirts for men and for women, जिसमें कॉलर हो. इट कैन बी चाइनीज कॉलर भी हो सकता है, या तो रेगुलर कॉलर हो सकता है. वो लेवल 2 में आता है, जो कि हमने देखा होगा रेगुलर ऑफिस, डे टू डे ऑफिस के लिए लोग पहनते हैं, वेयर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है, यू स्टिल लुक फ्रेंडली, बट इवन little more formal than level 1. Okay, then comes level 3, जिसमें आपका ट्राउजर एंड आपका लेयर, एक लेयर होता है level 3 में. लेयर मीन्स either a jacket or a shrug, or you can say नेहरू jacket or कोटी, whatever you say, a layer, extra layer. तो वो level 3 में आता है, जो कि इससे ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा यू कैन से ऑथोरिटेटिव है, कंपेयर टू लेवल 4, जो कि सबसे हाई ऑन ऑथोरिटी एंड हाई ऑन फॉर्मेलिटी वी कैन से. तो जिसमें हमारे ट्राउजर एंड जैकेट सेम कलर के होते हैं. तो आप बोलोगे कि अगर हमने ट्राउजर नहीं पहना है तो कैसे लेवल 4 में आ सकते हैं? तो वी कैन वेयर लाइक अ ड्रेस इनसाइड विद द सेम कलर जैकेट. दैट इज ऑल्सो, वो भी लेवल 4 में आता है. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, और हम कौन से ओकेजन में जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो हम ऐसे लेवल ऑफ क्लोथिंग एक्वायर कर सकते हैं. दिस इज अ स्मॉल टिप्स एंड एग्जाम्पल. थैंक यू सो मच गाइस. ओके, देन कम्स ऑथेंटिक. सो आई होप सब क्लियर है इसमें. appropriateness, you need to look the part. Then authentic, be yourself. अगर आपके खुद का कुछ पर्सनालिटी है, तो वो कॉम्प्रोमाइज मत करिए जस्ट टू मे बी इम्प्रेस अदर्स, और कुछ और कन्वे करने के लिए. बिकॉज अगर आप खुद से अंदर से ऑथेंटिक नहीं रहेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल. Then comes the attractiveness, जिसमें हमारा grooming plays a big role, and right fit of clothing and right color choices, or you can say right sizes, or right fabrics, those play a huge role. हाँ, ये सही बोला आपने. नेक्स्ट स्लाइड में चेंज करेंगे. देन अफोर्डेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉपिंग लेडीज करते हैं. क्या करें अभी? हाँ,
नहीं, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। वो पैंट शर्ट में कौन से कलर पहनना चाहिए, कौन सा स्ट्राइप पहनना चाहिए, कौन से प्रिंट पहनना चाहिए, वो भी मैटर करता है। हाँ, ट्रू। देन कम्स द फोर्थ ए विच इज अफोर्डेबल। हम सबको लगता है कि अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। जैसे सबको ये लगता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें तो आप लोग को व्हाटएवर मेडिक्लेम वो सब मिल जाता है। इसमें दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी आप खर्चा करते हो, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए कर रहे हैं वो, राइट? और मेकिंग द राइट डिसीजन, मतलब आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो सही चीज अगर चूज करेंगे देन इट विल बी अफोर्डेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही ट्रेंडी कोई कपड़ा खरीद लेते हैं, ठीक है, तो एक बार हमने पहना, हमें लगता है कि हु इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? कौन है एक्टिव सोशल मीडिया में? नहीं, देयर इज अ मेल आल्सो आई कैन सी। ओके, तो हमें क्या लगता है, एक बार हमने पहन लिया, सोशल मीडिया में भी डाल दिया, फिर हम कैसे पहन सकते हैं उसको? सबने देख लिया, फिर हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चक्कर में हमें लगता है कि अफोर्डेबल नहीं है, बहुत खर्चा करना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि हम राइट चॉइसेस नहीं करते हैं। अगर हम राइट चॉइसेस करें, जैसे कि इन्वेस्ट करिए बेसिक पीसेस पे, बेसिक एंड क्लासिक पीसेस, जैसे दिस वाइट टी शर्ट और मे बी ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर, जैसे डॉक्टर मनीष ने पहना है, एवरीथिंग क्लासिक, उसको वो किसी में भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। लाइक द सेम शर्ट ही कैन वेयर विथ 10 अदर सूट्स और जैकेट्स और डिफरेंट, मे बी विद अ डेनिम, विद अ ट्राउजर, विद अ चीनोज, किसी के साथ भी पहन सकते हैं, राइट? वीज़-भी अगर किसी ने प्रिंटेड एक फ्लोरल शर्ट लिया है और वो फ्लावर्स भी प्रॉपर प्रोमिनेंट है, मैं लड़कों के बारे में बोल रही हूँ अभी, और वो बहुत प्रोमिनेंट है और हमें पता है कि ये फ्लोरल शर्ट उन्होंने सपोज ये पार्टी में पहना था। नेक्स्ट जब आप वो पार्टी में वापस पहनते हो, सबको अच्छे से याद रहता है कि अरे ये तो उन्होंने कब पहना था। तो दैट इज नॉट द स्मार्ट शॉपिंग वी आर डूइंग। तो वी हैव टू शॉप स्मार्ट। ऑब्वियसली थोड़े बहुत हमको ट्रेंडी पीसेस चाहिए टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। सपोज हम बहुत रोमांटिक है और सपोज हम बहुत व्हाट यू से ऑथोरिटेटिव है, तो हम थोड़े स्ट्राइप्स लेंगे। ऐसे ऑटोमेटिकली होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हुएवर इज मोर ऑथोरिटेटिव और उनके काम भी वैसे होते हैं, तो दे यूजुअली प्रेफर आइदर सॉलिड्स और स्ट्राइप्स यू विल सी। और जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे रिलैक्स्ड मूड वाले पहनते हैं। जैसे आपने कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियों को देखा होगा, दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दे विल प्रेफर एंड लूज फिट्स, तो वो सब डिफरेंट होता है। तो दैट वे वी कैन शॉप स्मार्ट एंड मेक इट अफोर्डेबल। आई थिंक मैंने जब ये स्लाइड काम नहीं कर रहा था, मैंने वो बताया कि वी हैव टू नो हमारी बॉडी टाइप क्या है। तो बॉडी टाइप बहुत तरह के होते हैं, एक तो आइडियल बॉडी टाइप और रेक्टेंगुलर और ओवल। तो ये सब चीजें हमको खुद को पूछना है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है। Then according to the body type, you need to dress yourself. Suppose somebody is oval body shape, okay? जो कि लोग pure body shape बोलते हैं, but मैं body shape को fruits के साथ बिल्कुल relate नहीं करती। We will relate with the geometrical shapes. Suppose somebody is oval body shape, then again they wear a oversized shirt or t-shirt, then they will look more oval. तो हमें क्या करना है? We have to counter that. So to counter that, हमें ऐसा कुछ पहनना है जो हमको appear करे tall and slimmer. So something like this. So if I wear a white pant instead of this red pant, then it will make me appear more slimmer. So your eye movement goes top to bottom, then you appear to be taller and slimmer. So similarly, सारे body type के लिए different types of suggestions है। Then what is my personal color? जैसे हमारे hair colors, skin colors,
ये सब मैटर करते हैं टू चूज कौन से कलर के आउटफिट हम खरीद रहे हैं और इफ दैट विल कॉम्प्लीमेंट अस और नॉट, हमारे ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो सब देखना है। देन फेस शेप, आज तक आपने एक चीज नोटिस किया होगा, किसी के ऊपर कोई एक ज्वेलरी और मे बी अ सर्टेन टाइप ऑफ टाई फॉर मेन, एक जन के ऊपर अच्छा लगेगा बट दूसरा पहनेगा वही चीज तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फेस शेप, बॉडी शेप इज देयर, देन अगेन द फेस शेप। आज पर द फेस शेप, अगर हम किसी का सपोज राउंड फेस शेप है, हम और एक राउंड उसके ऊपर पहनेंगे इयररिंग बड़ा सा, तो इट विल अगेन एनहांस दैट एंड मेक इट लुक मोर राउंडर। और किसी का ओब्लॉन्ग है, लंबा सा फेस है और इसमें हम वापस लंबा इयरिंग पहनेंगे, देन अगेन इट विल रिपीट। तो हमको वो काउंटर करना है टू मेक इट लुक लाइक अ आइडियल फेस शेप और आइडियल बॉडी टाइप। आई थिंक आई स्किप दिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो तो बताया मैंने। जैसे मैंने बताया पहले कि हमें जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं, वॉट एवर वी लाइक मोस्ट, और जो अच्छी दिखती है वो एनहांस करना है, और विच एवर वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट वो हमको कैमोफ्लेज करना है। Because if you look good, you feel good, then the confidence, automatically you will get that confidence. So this I'm skipping. I think we are running out of time, right? Yeah. If anybody has any question, particularly, I can take it. ये भी मैंने आप लोग को बताया कि कैसे स्लिमर और टॉलर दिखना है। Okay, this is another tip to use V-necks compared to round necks. V-neck में आपका वो शेप, मतलब आई मूवमेंट टॉप टू बॉटम जाता है इंस्टेड ऑफ साइड टू साइड। ठीक है, you need to avoid bulky fabrics, heavy fabrics, और even if heavy fabric लेते हैं then you have to adapt लेयरिंग टेक्निक। जैसे मैंने बोला, इफ यू लेयर इट देन आपका बॉडी साइज कट हो जाता है वहां से, तो यू विल लुक स्लिमर एंड यू विल फील नाइस ऑब्वियसली। Okay, you can see the difference just with layering, how the person looks different, right? Again, round neck versus V neck, right? Then wear patterns, जैसे मैंने बोला, prints जो होते हैं वो भी बहुत important होते हैं, patterns as per your body size and type actually. तो वो variations we need to understand कि आपका if you are like a medium person, you should not go for like bigger prints and बड़े बड़े flowers, so automatically वो आपका body को और ज़्यादा appear करेगा, इसलिए we have to avoid that way. According to scale of our body, we need to balance it. And then personal colors also I told already. Then become part of your color scheme. जैसे मैंने बोला, आपके skin color, आपका hair color, as per that you wear clothes. और एक चीज है, हम जो पहनते हैं वो कभी भी important नहीं होना चाहिए. It's always you who is more important than the clothes. कपड़े कितने भी important है, but हमको उन्हें हमारे ऊपर dominate हावी नहीं होने देना है, right? तो हमको अपनी personality अच्छे से दिखानी है through our clothes. I think I'll skip this. ये जैसे मैंने बोला था बस नहीं। Any questions anybody have?
so far? We are almost done actually. मैम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ब्लैक कलर या डार्क कलर पहनेंगे तो पतला दिखते हैं? हाँ, कुछ भी जो एडवांसिंग होता है, जैसे कोई भी चीज, मैं कैसे एग्जांपल दूँ, कोई भी चीज एडवांसिंग को क्या बोलेंगे? ओके, जो भी लाइट कलर्स होते हैं वो एडवांसिंग होते हैं, लाइट उस पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट करता है तो हमारी नजर उसमें जाती है पहले, rather than डार्क कलर्स। तो बट डार्क कलर्स उसमें भी एक मिथ है, अगर हम पूरा ब्लैक पहनेंगे तो हम फिर भी वी विल लुक बिगर, जरूरी नहीं है कि उसमें पतले दिखेंगे। कॉन्ट्रास्ट पहनना चाहिए और ऐसे कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए कि दोनों कॉन्ट्रास्ट के बीच में आपका बॉडी रहे, वैसा। तो वो एक मिथ है कि डार्क कलर पहनने से पतले दिखेंगे, देयर हैज टू बी गुड प्रोपोर्शन एक्चुअली। सो जैसे मैंने बताया, वी हैव टू नो व्हाट वी हैव और हम उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हर टाइम पे कहीं पे जाना है तो वी डोंट नीड टू बाय क्लोथ्स, हमें ये भी देखना है कि हमारे पास क्या है, बी इट क्लोथ्स और अपनी खुद की पर्सनालिटी, तो उसके हिसाब से वी विल ड्रेस। जैसे मैंने बोला, बेसिक स्टाइल्स पे हमको फोकस करना है। Okay, these are some of the basic styles for female. For men, again, white shirt and maybe a navy blue shirt, a dark black pant, and sorry, not navy blue, sky blue shirt or navy blue pant, and a match suit. It can be black, gray, or blue, like the basic classic colors. Then tie of any of your favorite color, which is again classic color, which is neutral color actually. Okay, so these are some of the Indian formals for women. अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं मेन का और वुमेन का कॉर्पोरेट इंडियन वेयर के बारे में दिखाती, बट वी विल मे बी नेक्स्ट टाइम। So these are some of the Indian corporate wear. Okay, do you agree? Yes, it's definitely a healthy body, healthy mind. It should be covered, I guess. It should be covered, yes. We put up this to IRDA. Yes, we have to. Then some of the restyling techniques, so that you don't need to shop each time whenever you have. जब भी आपको कोई ओकेजन आता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी के लिए वापस खरीदना पड़ेगा, ये ओकेजन में तो मेरा वो ड्रेस देख लिया किसी ने, जो होता है वो थॉट। उसके लिए जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, और कैसे हम रीस्टाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर। जैसे हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कलर्स के हिसाब से, वी कैन टेक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, वी कैन टेक सिमिलर कलर फैमिलीज। देन प्रिंट्स एंड पैटर्न, अगर सिमिलर पैटर्न्स है तो जैसे बड़ा पैटर्न और छोटा पैटर्न हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइप्स हो गया, एक बड़े स्ट्राइप्स वाले और एक छोटे स्ट्राइप्स वाले हम फिर भी मिक्स कर सकते हैं। देन टेक्सचर्स, फैब्रिक्स एंड टेक्सचर्स के हिसाब से हम रीस्टाइल कर सकते हैं। मेटालिक टोन के हिसाब से कर सकते हैं। देन लेयरिंग टेक्निक, तो लेयरिंग इन द सेंस, अगर मैंने ये जैकेट पहना है सपोज फॉर सम अदर ओकेजन, मैं इसके ऊपर दूसरा एक लेयर यूज कर लूंगी, तो विच विल बी मे बी मोर प्लायबल, थोड़ा हल्का मटेरियल होगा, तो वो पार्टी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर और ज्यादा फर्म हुआ तो फॉर्मल के लिए यूज कर सकते हैं सिमिलरली, and according to occasion, जो मैंने already बताया। Then these are some of my work with celebrities, styling and media, जैसे स्नेहा ने बताया कि I have done, I have worked for styling. Then this is with corporate institutes and some of the NGOs I have worked with. Some of my clients so far. Then, like I told, be authentic. हम कितना भी इवैल्यूएशन कर ले, बॉडी शेप हो गया, फेस शेप हो गया, कलर्स हो गया, कौन से ओकेजन में जा रहे हैं, रोल्स गोल्स, एट द एंड ऑफ ऑल हमारा पर्सनल स्टाइल क्या है और हम क्या है, हमारे क्लोथिंग मैसेजेस हम क्या कन्वे करना चाहते हैं,
is very important. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because you have to be the real you at the end of the day. Then you can have anything and everything if you dress for it. So that I strongly believe in, and I hope you all believe in too. So friends, These are my some of the contact details in case anybody. So this has been one of the most fantastic sessions that I have seen. There are two very important points that she has said. Would any male like to stand and speak about those 2 points? Any male over here would like to stand and say those 2 points? सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि आपके पास जो घर में है वो भी यूज हो सकता है वापस, और दूसरी बात हर बार सिर्फ महंगे कपड़े नहीं चाहिए. So it can be economical yet good. This was just on a lighter side, but thank you, Vanita. This has been a fantastic session because it resonates with what I truly feel. जब लोगों में मोटापा आ जाता है, वो सोचते हैं कि मैं खुद का ख्याल क्यों रखूं, मैं अच्छा क्यों दिखूं, खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लोगों में जाने की चाह कम हो जाती है, लोग घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, अपने आप को एकदम सेक्लूडेड एक जगह पे रख लेते हैं, और घर वाले 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे, फिर बाकी का घर जाता है बाहर पार्टी में और आप घर में बैठे हुए. ये हमें नहीं चाहिए. आपकी एक लाइफ है, वो लाइफ को पूरा इस्तेमाल करिए, और खास करके ऑपरेशन के बाद अपनी इस नई लाइफ को यूज करिए. मैं एक हेल्प चाहूंगा, स्नेहा वेरेंडू, मुझे चाहिए कि आप रिया प्लीज आप इधर आइए, और इन वन ऑफ द स्लाइड्स ऑफ द वीडियो देयर आप प्लीज इनका नंबर एक नेक्स्ट स्लाइड बनाइए और उसपे इनका नंबर बोल्ड में लिखिए, बट इट्स टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड एंड टू टाइप. I and Dr. Mehak एक सेकंड इधर आइए. We are going to start our new journey with this image consultant Bandita, because we feel कि there is lot more that we can do for ourselves too. हमें लगता है कि हमने भले जो भी पाया हम और बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे इमेज के लिए भी, और मैं और डॉक्टर महक, डॉक्टर पंडिता के साथ, सॉरी डॉक्टर मैंने एक स्लाइड रखा था, वो आई थिंक मैंने फॉरवर्ड कर दिया. उसमें मैंने लिखा था कि आई एम ऑल्सो लाइक योर पर्सनल डॉक्टर्स. जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज लेके, मेरे पास भी वैसे ही मेरे क्लाइंट्स आते हैं अपने इश्यूज लेके, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे कैन नॉट पोर्ट्रे देमसेल्फ वेल, प्रेजेंट देमसेल्फ वेल, तो वो मेरे पास वैसे आते हैं. तो आई एम वन ऑफ दैट, बट वो अलग बात है कि वो डॉक्टर्स वाला डिग्री नहीं है. सो आई फ्रेंड्स will 100% recommend कि अपनी लाइफ को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, and I'll be more than happy if you can do something better for yourself. Bandita is there for you. I hope you don't mind अगर बड़े में आपका नंबर आ जाएगा. No. And let's do it. Let's utilize this one life to its fullest. Let's live it in such a manner that हम खुद proud feel करें कि हमने हमारे लाइफ की वैल्यू और बढ़ाई. So thank you Bandita for this extraordinary good session, and thank you Dr. Lotika for whatever you have said today to make a difference to the lives of our patients, because they are someone who is very, very, very dear to us. It's been 20 years in the field, more than 12,500 patients that we have treated, and every single patient has become my family. आप आज मेरे साथ अगर बैठेंगे तो मुझे एक घंटे का टाइम देंगे तो मैं वो 1 घंटे में सिर्फ हमारे पेशेंट्स की स्टोरीज पे स्टोरीज बताता रहूंगा कि हाउ इट हैज मेड अ चेंज इन देयर लाइफ. ये एक पेशेंट में से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और आके अपना बर्थडे केक कट करते हैं, कहते हैं दिस इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ माय बर्थडे, दिस इज द सेकंड एनिवर्सरी. सो इट इज लाइक अ फैमिली, एंड आई वांट माय फैमिली टू लिव हैप्पीली, टू स्टे सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल एट वर्क, एंड दैट इज व्हेन आई विल गेट द रियल सेटिस्फैक्शन कि हमारे सर्जरी से हमारी लाइफ बढ़ी, हमारी लाइफ में और मीनिंग आई, हमारी लाइफ और प्रोडक्टिव हुई. तो सिर्फ सर्जरी करके छोड़ देना इज नॉट व्हाट वी हैव लर्नड एट आस्था बेरियाट्रिक्स. सो वी आल्सो वुड बी वेरी हैप्पी कि आप अपने लाइफ को मैक्सिमम यूटिलाइज करो and be happy about it. So thank you so much, and thank you Bandita, thank you Dr. Lotika for something extraordinary you have done. I would request Mehak to come here, and a token of appreciation to Dr. Lotika. And I would request Neha to come and please give a token of appreciation to Bandita here in the center, please.
Thank you so much for taking out your precious time and coming and guiding my patients, my family, for all the best things that they can do in their life. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. We'll take a group Yes. photo. Please come. The entire team, Sneha, Riya, Vidhi, the entire team, please come here. रोहित, आपको अलग इनविटेशन नहीं है बच्चा, आ जाओ. So I'm not the only male in the group, Rohit. Thank you so much. Thank you. Let's all join for lunch now. But meanwhile, the entire team is here. किसी और को कुछ personal questions पूछने हो, स्नेहा है, रिया है, Bandita is going to spend some more time with us. Sai, have you come? No, Sai hasn't come. And Dr. Lotika would also not mind spending some time with patients if at all they have any personal questions. And let's make maximum use of the time now too. Thank you so much. And thank you so much everyone for being so patient and listening to me.